हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिवम पांडे आज एक बार फिर से आज आपके सामने। और आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, सब लोग घर पे स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, स्टडी पे फोकस कर रहे हैं। छुट्टियां क्योंकि लगभग में समर वेकेशन खत्म हो गए हैं और आपके स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप उस पर फोकस करेंगे। और चलिए, मैं जो बच्चे आज पहली बार आए हैं इस वीडियो में, मैं उनको बता दूं कि ये जो स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट पे ये जो वीडियोस आपके लिए आ रही हैं, स्पेशली सीयूईटी एग्जाम्स को फोकस में रख के आ रही हैं। बात समझिएगा, जब भी एसएससी को पढ़ाया जाता है या फिर सीयूईटी को पढ़ाया जाता है तो सब में डिफरेंस होता है। जैसे कि बात की जाए कि एसएससी में काफ़ी डेप्थ में जाते हैं, बट सीयूईटी उतनी डेप्थ में नहीं जाता। रीज़न इसका ये है कि 12th के बाद बच्चा जस्ट आया है और उसको फिर जाना है अपने कॉलेज में जिस भी एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको बेसिक्स पता होने चाहिए। तो जो यहाँ पे लेक्चर्स में आपको डिलीवर किया जाएगा वो आपके बेसिक, मतलब ऐसा हो कि आपके क्वेश्चंस आराम से हो जाएं और आपको ये भी ना लगे कि बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। तो उसके लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, चीज़ें बड़ी ही आसान है। ये लेक्चर मैं जो कंटिन्यू कर रहा हूं, ये पिछले लेक्चर को जहां पे मैंने लीव किया था, जो आपका पिछला लेक्चर इंडियन पॉलिटी का था, उसमें हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको आर्टिकल 12 से लेकर 21 तक के आर्टिकल्स के बारे में बात की थी। जिन बच्चों को नहीं पता है वो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। और जब भी मैं आपके सामने दिखूँ तो समझ लीजिएगा जीके या जीएस का कोई ना कोई टॉपिक आपके सामने आता रहेगा। जैसे अभी मैं फंडामेंटल राइट्स आज आपके फिनिश करूंगा। और इसके अलावा मैं बात करूं तो आपके ऑलरेडी एक वीडियोस इकोनॉमिक्स के आ चुके हैं और भी इकोनॉमिक्स के वीडियोस आएंगे, फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी सो ऑन आते रहेंगे। तो चलिए, बिना सोचे ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को और आज फिनिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कोई भी डाउट्स रहे होंगे पिछले वीडियोज़ में तो आप उसे मैंशन कर सकते हैं। हम ऑलरेडी आपके कमेंट्स ही मुझे बताते हैं कि मुझे और चीज़ें कहाँ पर इंप्रूव करनी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आर्टिकल नंबर 22 से। तो फंडामेंटल राइट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल नंबर 22। तो हम कहेंगे सर कि आर्टिकल नंबर 22 क्या है, और इससे पहले हमने देख लिए थे वो राइट्स जो आर्टिकल नंबर 21 तक आते हैं। आर्टिकल नंबर 22 की अगर आप बात करेंगे तो इसे कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। भाई अगर आपको किसी भी केस में, भाई कुछ क्राइम हुआ या नहीं हुआ जो भी है, आपको किसी केस में जेल में डाल दिया गया, भाई अरेस्ट किया गया, तो उस टाइम पे आपके पास क्या राइट्स एज ए ह्यूमन, डजंट मैटर आपको अरेस्ट किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो क्राइम किया है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। तो जब तक आप क्रिमिनल एकदम नहीं माने जाएंगे जब तक कि आपका क्राइम डिसाइड नहीं हो जाता। तो भाई आप एज ए ह्यूमन आपके राइट्स बनते हैं, एज ए इंडियन सिटीजन आपके राइट्स हैं। तो वो राइट्स क्या है जिसका आप यूज कर सकते हैं इन केसेस में, वो आर्टिकल नंबर 21 में मेंशन किया जाता है। तो देखिए, पहला है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन द कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। भाई अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो उसको इन्फॉर्म कीजिए कि क्या रीजन है आपको अरेस्ट करने का। लोग कहते हैं ना, भाई कागज दिखाओ, कोर्ट का ऑर्डर है, कहां से तुमने ऑर्डर लिया है कि मुझे अरेस्ट करने आए हो, मुझे भी तो पता चले। दूसरा, ओके, मे बी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट शैल नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर। अगर मान लीजिए भाई, अगर आपको वो कहते हैं कि चलो भाई जेल में डालना ही है, रीजन उनके पास है, तो भी आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर दिया जाएगा, एक लॉयर चूज करने का मौका दिया जाएगा कि आप अपना लॉयर बुलाइए और फिर आप अपना केस लड़िए और कंफर्म और प्रूफ कीजिए कि आप गिल्टी नहीं है। और सामने वाले का काम क्या है कि वो प्रूफ करेगा कि नहीं, ये क्राइम आपके थ्रू ही कमिट किया गया है। तो ये राइट्स आपके बड़े काम आते हैं। अगर मान लीजिए ये राइट्स हो ही ना और आपको पुलिस उठा के ऐसे जेल में डाल दे, तो आप जेल में पड़े रहें, आपके घर वाले बाहर चिल्ला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, पुलिस सुन ही नहीं रही है, दादागिरी चल रही है वहां पे। तो इन सब केसेस में ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा, every person who is arrested and detained in the custody shall be produced before the nearest magistrate within the period of 24 hour। कि सर 24 आवर के अंदर जो भी मजिस्ट्रेट होगा, जो भी लोकल कोर्ट होगी, उसके सामने उनको उस पर्सन को प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करके बताना है कि हमने क्यों इसको अरेस्ट किया। तब तक उसका लॉयर रहेगा, उसका लॉयर बताएगा कि साहब ये गलत बिहाफ पे किया है या ये जिस क्राइम के लिए किया है इसको, इस पे बेल मिले, जो भी हो वो अपने लॉयर्स के थ्रू बात करेगा
और मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि ही विल बी इन द डिटेंशन, ये जो पुलिस कस्टडी में रहेगा पर्सन या जुडिशियल कस्टडी में रहेगा या इसको बेल मिलेगी। देखिए पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या फर्क होता है, जुडिशियल कस्टडी आपको जेल में भेजती है, पुलिस कस्टडी आपको थाने में भेजती है। थाने में बड़ी कुटाई करते हैं पुलिस वाले, आप सभी को पता है कि मतलब बेरहमी से पीटते हैं, जबरदस्ती उगलवाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे तरीके रखते हैं। लेकिन जुडिशियल कस्टडी की बात की जाए तो जेल में होता है, जेल में आपको इतना ज़्यादा प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। तो क्या हुआ, आर्टिकल 21 ये कहता है कि किस ग्राउंड पे अरेस्ट कर रहे हैं तो कोई बंद हमें लॉयर प्रोवाइड कीजिए और 24 आवर के अंदर हमें मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाइए। मजिस्ट्रेट से हम देखेंगे कि क्या कोर्ट में है, क्या आपने फाइल किया है केस, और हमारा लॉयर बात करेगा और देखते हैं कि हमें बेल मिलती है या डिटेंशन मिलता है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। ओके, दूसरी बात अगर आप बात करें तो इसमें याद रखिएगा कि ये लोग बड़े चालू होते हैं। ये क्या करते हैं, आपको सैटरडे पिकअप कर लेंगे। अब सैटरडे के बाद संडे क्या होती है, कोर्ट बंद होती है सर। अब जब संडे कोर्ट बंद है तब तो बात ही खत्म, जब संडे कोर्ट बंद है तो इनको मिल गया अच्छा खासा टाइम। तो इस तरह से कुछ लूप होल्स होते हैं, लॉ में थोड़ी बहुत कमियां होती हैं जिसको लोग जानते हैं। जो लोग लॉ को वही ब्रेक करता है ना जो लॉ की को अच्छे से जानता है, क्योंकि उसको पता है कहाँ कमी है, किस तरह से उसको तोड़ मरोड़ के। वकील लोग क्या होते हैं, लॉ को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनको पता होता है कहाँ कमी है और उसका यूज वो अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, थोड़ा थोड़ा मजा भी आ रहा होगा। अरे जैसे जैसे कुछ बच्चे थोड़े से झगड़े वगड़े में इंटरेस्ट रखते हैं तो सोचेंगे अरे यार अगली बार लफड़ा होगा जब पुलिस आएगी तो हम भी बोलेंगे कि फंडामेंटल राइट है, सीएम सर पढ़ाए थे। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, तो पढ़ाए थे इसका मतलब ये नहीं झगड़ा कर देना है, समझे। जानकारी रखिए कि जब गलत हो तो आप अपने को प्रोटेक्ट कर सके। इसका मतलब ये नहीं पहले प्रैक्टिकल करेंगे, लाओ झगड़ा करके देखते हैं, थाने में जाके देखते हैं काम करता है कि नहीं। हर चीज़ का प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, कुछ शुरू की जानकारी रखना ही सही है। कई सारे केसेस का रेफरेंस ले सकते हैं। आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखिए याद रखिए बहुत ही जरूरी आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 23 और 24। एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी के साथ को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, मेंटली हरासमेंट है, फिजिकली एक्सप्लॉइटेशन है। भाई एक्सप्लॉइटेशन केवल एक तरह से नहीं होता, कई तरह से होता है। तो प्रोहिबिटेशन, इसमें आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि प्रोहिबिटेशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब इंसानों को खरीदना बेचना होता नहीं है। जैसे साउथ में गर्ल्स को बेचा जाता है, मतलब ऐसे कुछ मूवीज बनाई गई हैं। नॉर्थ में भी पाया गया कि छोटे बच्चों को बेच देना, मतलब बेच देना इंसान को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उसके अंगों को बेच देना। मतलब भाई इंसान फ्री है, आप इंसान को बेच या खरीद नहीं सकते। ये भारतीय संविधान कहता है कि इंसानों को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। दूसरा क्या है, फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कंट्रावेक्शन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस ऑफ द लॉ। और फोर्स लेबर, भाई आप फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, और काम करवा रहे हैं तो प्रॉपर उसका वेजेस पे कीजिए, उसकी मजदूरी प्रॉपर दीजिए। अगर मान लीजिए कि आप किसी को 500 रुपये दिहाड़ी देना चाहते फिर भी वो काम नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, बाप उससे फोर्स लेबर नहीं करवा सकते। पहले यहाँ पे हमारे यहाँ चलता था बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या होता था कि माँ बाप ने एक बार बेच दिया या फिक्स अमाउंट ले लिया, कि गुलामी समझिए एक तरह की, 50,000 रुपये ले लिए, अब ये 2-3 साल या परमानेंट लाइफ टाइम हमारे यहाँ काम करेगा। बंधुआ मजदूर, उसको बस खाने को मिलेगा। वो मजदूरी खत्म की गई। आर्टिकल 23 के थ्रू ही वो सारी चीजें खत्म हो गई कि इंडिया में फोर्स लेबर भी नहीं है, बंधुआ मजदूर भी नहीं है। इससे क्या है, लेबर्स की सिचुएशन काफी सुधर गई। लेबर्स को भले ना पता हो, लेकिन उनको पता हमसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। भले उन्होंने आर्टिकल ना पढ़ा हो, कोई जरूरी नहीं है लेबर नहीं पढ़ाई हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में पता है कि उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इससे क्या है कि उनको अच्छे वेजेस मिलने लगे। ओके, और उनको जो एक्सप्लॉइट किया जाता है, देखिए एक्सप्लॉइटेशन केवल मेंटली फिजिकली नहीं होता, मेंटली भी होता है। सोशल में इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, बहुत तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। समाज है, समाज में हर तरह के लोग मिलते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 23 क्या कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग prohibited by which article? Article number 23. Forced labor prohibited by which article? Article number 23. और आर्टिकल नंबर 23 किसके बारे में बात करता है? तो आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि किसी भी तरह से फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। ये एक ऑफेंस है, ये एक क्राइम माना जाएगा। दूसरा, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पज and imposing such services state shall not make any discrimination on the ground। अच्छा सर, इस लाइन का इतना बड़ा मतलब क्या है? अरे भाई फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, चलिए ठीक है,
लेकिन अगर मान लीजिए कल को इंडिया पे अटैक हो जाए और हमें आर्मी की नीड पड़े, तो सरकार कहेगी चलो सेना में भर्ती हो जाओ, तो आप कहोगे अरे आर्टिकल नंबर 23 कहता है आप हम पे फोर्स नहीं कर सकते, हम नहीं जाएंगे। नहीं, जब भी देश सेवा की बात आती है या जहां पे देश हित की बात आती है, जब सरकार को लगता है कि आपकी जरूरत है, उस समय आप मना नहीं कर सकते। तो यहीं पे लिखा है कि इस आर्टिकल में ये क्लियर लिखा गया है कि स्टेट इंपोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, अगर पब्लिक पर्पस के लिए कोई कंपल्सरी सर्विस है, कंपल्सरी काम है, जिसमें बोला गया कि इस एज के सभी लोगों को, इस स्टेट को, इस देश के लोगों को ये काम करना है, तो आपको करना पड़ेगा। याद रखिए आर्टिकल 23 के बिहाफ पे आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो देश हित का काम है, पब्लिक सर्विस का काम है। ओके, बट कोशिश यही रहेगी कि स्टेट को भी, जो सरकार है उसको, जब ये काम वो डिवाइड कर रही है, तो उसमें ना ऐसा ना हो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर रेस या कास्ट के लोगों को ही दिया जाए, सबको बराबरी से देखते हुए सबको उस काम में लगाया जाए। जैसे कि भाई यूएसए था, ब्रिटेन था, ये रशिया था, ये सब ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा, कितने सारे सैनिकों की जरूरत रही होगी, तो क्या सबको नहीं पता था कि वर्ल्ड वॉर में जाएंगे तो बच के आना मुश्किल ही है, तो हजारों लाखों लोगों ने मना किया होगा। लेकिन क्लियर है कि जब देश हित की बात है, देश पे बात है, तो तुम्हें जाना ही जाना है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। वो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे भी काम करता है। तो आर्मी वगैरह में कभी जरूरत पड़े तो आप मना नहीं कर सकते, यू हैव टू गो इफ द कंट्री इज कॉलिंग। आपको समझ में आ गई ये बात? चलिए, आर्टिकल 24 क्या कहता है सर? आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री। देखिए, हमको ये पता है कि हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर की जब बात की जाती है, तो चाइल्ड लेबर में भी कई कैटेगरीज, जैसे कि इसमें बोला गया है कि 14 ईयर ओल्ड, लेकिन इसमें कंडीशन है कि 14 ईयर ओल्ड जो है चाइल्ड, वो कहाँ काम नहीं कर सकता? किसी भी फैक्ट्री वगैरह में काम ना कराइए, ऐसी फैक्ट्री में जो कि क्या हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आती है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री हो गई। अगर वो केमिकल इंडस्ट्री में है तो प्रॉब्लम है, जहाँ केमिकल बनता है, जहाँ पे भाई बारूद वगैरह बनता है, विस्फोटक्स बनते हैं, ऐसी जगहों पे आप उनको काम में ना लगाएं। बाकी अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा लारी पे काम कर रहा है अपने पिता के साथ या अपने भतीजे चाचा के साथ, या ऐसे ही नॉर्मली किसी होटल में काम कर रहा है, प्लेट्स उठा रहा है, तो आप हीरो बन के मत कहो हे तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, ये चाइल्ड लेबर है, तुमको हम जेल में डलवा देंगे। अरे भूल जाइए, ऐसा नहीं है। चाइल्ड लेबर है लेकिन उसकी लिमिटेशन है, क्योंकि कई सारे छोटे बच्चे होते हैं, 12-13 साल का बच्चा है तो घरेलू काम जैसे कर सकता है, वैसे किसी रेस्टोरेंट वगैरह में काम चलो कर रहा है, बस उसको मारा पीटा ना जाए भाई, कोशिश यही की जाए, तो वो काम कर सकता है, क्योंकि वो अर्निंग करता है, अपने घर का जिम्मेदार है। कई छोटे अपने घर के बहुत बड़े होते हैं, तो हर जगह आपको चाइल्ड लेबर नहीं दिखेगा। ये यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन की गई है, ये हमेशा याद रखिएगा कि हैजार्डस सिचुएशन में ना करें, मतलब जिनसे उनकी मतलब कहते हैं कि हेल्थ पे इशू आए, फेफड़े वगैरह में दिक्कत हो जाए, हार्ट इश्यूज आने लगे, डिसीजेज आने लगे, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री बहुत ही मतलब खतरनाक होती है, उसके लिए बहुत अच्छी जानकारी और स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। सेम गोला बारूद जहाँ बनता है, जहाँ पे पटाखे वगैरह बनते हैं, ऐसी जगहों पे इन बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वगैरह में इस तरह के बच्चों को, 14 साल से कम के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता। तो चाइल्ड लेबर किस में आता है, याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 24। इससे पहले मैंने कल आपको आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 18 बताया था। इसमें एक अनटचेबिलिटी का था और एक आपका था टाइटल्स के रिमूवल्स का, वो भी दोनों आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी आप इसको स्टार लगा लीजिए, चाइल्ड लेबर की बात की गई है तो ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको स्टार लगा लीजिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 24। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल जो अगर आप बात करेंगे इसमें, तो वो आता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आ गई बात धर्म की, और इंडिया में कोई भी इलेक्शन धर्म से दूर नहीं है भाई। रिलीजन की बात की जाए तो रिलीजन सेंटिमेंट्स इंडिया में हावी होते और होने भी चाहिए। किसी भी लोग, किसी का रिलीजियस होना कोई गलत बात नहीं है, अपने रिलीजन को प्रमोट करना कोई गलत बात नहीं है। तो संविधान ने देखा कि भाई इंडिया एक धार्मिक देश है, और इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे दुनिया के सभी धर्मों के लोग पाए जाते हैं। जो धर्म जहाँ पे इमर्ज हुए वहाँ पे नहीं रह गए, लेकिन इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया का कल्चर ही ऐसा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो कहा जाता है, वो हम एग्जैक्टली फॉलो करते हैं। कितना भी हमारे यहाँ हौश पौश हो, इलेक्शंस में वो किए जाते, प्रोपेगेंडास बनाए जाते, फिर भी हम एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारी सबसे खास बात है, हम लड़ भिड़ के रह लेते हैं। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की जाए तो ये 25 से 28 में रिलीजियस फ्रीडम्स के बारे में बात की गई है, और ये रिलीजियस फ्रीडम सभी धर्मों के लिए है।
ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक स्पेसिफिक धर्म की बात की गई, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे इसके बारे में। आर्टिकल 1525 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब आप भाई कोई भी रिलीजन फॉलो करें, ये आपकी मर्जी है, बस जबरदस्ती ना की जाए आपसे। मतलब धर्मांतरण करवाने में मतलब ये रहे कि आपका जबरदस्ती ना की गई रहे तो चीजें वैलिड मानी जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, ऑल पर्सन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइज द राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। कहने का मतलब ये है पूरी लाइन का कि आप रिलीजन कोई भी फॉलो कर सकते हैं। रिलीजियस नंबर 25, nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law। भाई मेक श्योर कि रिलीजन फॉलो करे, लेकिन स्टेट की बात की जाए तो स्टेट लॉ बना सकता है बट किसी पुराने लॉ को बदले ना। ये तो आर्टिकल 13 में भी हमने इसके बारे में बात की गई थी। तो जैसे लिखा है प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म थ्रोइंग ओपन द हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक चार्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदू। लेकिन देखिए भाई कि कहा जाता है कि आप कोई भी प्रैक्टिस कीजिए जिससे कोई वेलफेयर हो, तो आर्टिकल नंबर 25 आपको रिलीजन के बारे में पूरा का पूरा आपको इसके बारे में छूट देता है, ठीक है। आते हैं आर्टिकल नंबर 26 क्या है सर, ये भी तो राइट आउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या बात की गई है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। भाई आप ना रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं, रिलीजियस वर्क कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। एवरी रिलीजियस डोनेशन ऑफ एनी सेक्शन शुड शैल हैव द राइट। मतलब कि आप रिलीजियस अफेयर्स, मतलब भाई रिलीजियस कहते हैं ना माता का जगराता करवाना है, रिलीजियस एक्टिविटीज करवानी है, वो सब आर्टिकल 26 के थ्रू अलाउड है। टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। मतलब आप मंदिर बनवाइए, मंदिर को ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, मस्जिद बनवाइए, ट्रस्ट बनाइए, आप गुरुद्वारे बनवाइए, वो सारी चीजें आपको आर्टिकल नंबर 26 के अंदर अलाउ हैं। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर मैटर ऑफ रिलीजन। भाई आप अपने रिलीजन को कैसे मैनेज करना है, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार की इसमें जिम्मेदारी नहीं है। आपका रिलीजन मैटर है, आप उसको अच्छे से मैनेज कीजिए। बस कोशिश कीजिए कि भाई कहीं किसी और के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें, किसी और रिलीजन के बारे में कुछ कह के अपने रिलीजन को आगे ना बढ़ाइए। आपका रिलीजन अच्छा है उसको प्रमोट कीजिए, बट दूसरे की बुराई ना करें, ये पहली बेसिक बात होती है, ठीक है। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब आप मतलब रिलीजन के लिए भाई आप प्रॉपर्टीज भी खरीद सकते हैं। मंदिर बनवाना है, लैंड एक्वायर कर लिया, उससे रिलेटेड मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब अपने रिलीजन को स्टैब्लिश करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए आप प्रॉपर्टीज को भी खरीद सकते हैं। तो देखते नहीं ट्रस्ट वगैरह के नाम पे, आश्रम वगैरह के नाम पे, मंदिरों के नाम पे काफी सारी जमीनें वगैरह होती हैं, वो सब इसके थ्रू आता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें, 27 भी इसी के बारे में बात करता है लेकिन अब इसमें क्या मेंशन किया गया है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नो पर्सन शैल बी कंप्लीट टू पे एनी टैक्स। भाई रिलीजन के नाम पे रिलीजियस मैटर में टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, आपको टैक्स पेमेंट नहीं करनी है। याद रखिएगा कि भाई टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी रिलीजन के लिए जो के प्रमोशन में आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं उस पर आपको टैक्स नहीं देना। मतलब इंडिया में रिलीजन के नाम पे कोई टैक्स नहीं और किसी भी रिलीजन पे टैक्स नहीं है। अच्छी बात यह है कि इंडिया में कोई भी रिलीजन है उस पर हमने टैक्स नहीं लगाया है, अच्छी बात है। लेकिन इसका मिसयूज भी काफी ज्यादा होता है, रिलीजन के प्रमोशन के नाम पे अच्छे खासे ब्लैक मनी को लोग वाइट करते हैं। इंडिया में हर चीज का मिसयूज होता है, फिर चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, ये किसी एक रिलीजन की बात नहीं कह रहा हूं मैं, सभी लोग इन चीजों का यूज करके अपने ब्लैक मनी को वाइट करते ही करते हैं, ओके। इसके अलावा अगर आप देखिए which are specially appropriated in payment of expenses for the promotion and maintenance of any particular religion or religious domination। मतलब किसी भी religious domination को या religion को प्रमोट करने के लिए जो भी खर्चे किए गए हैं वो नॉन टैक्सेबल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन टैक्सेबल। तो इंडिया में धर्म के नाम पे कोई टैक्स नहीं लगता, अच्छी बात है, मतलब आम जनता के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मिसयूज जिस तरह से किया जाता है वो बहुत ही गलत है। आपने देखा होगा नोटबंदी में ट्रस्ट के अंदर से इतने कैश निकले कि अलग अलग रिलीजन्स के मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों से, कि एक बार को सोचने को पड़ गया कि अरे यार मतलब कितना कैश रखा है इन्होंने, और वो सब वाइट मनी बन गई, क्योंकि वो कहाँ है,
रिलीजियस बिहाफ पे निकले हैं, तो यहां पे थोड़ी दिक्कत आती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, religious worship in certain education institute, no religious instruction shall be provided in any education institutions wholly maintained by the state fund। भाई देखिए, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि आप एजुकेशनल सेटअप लगा सकते हैं, एजुकेशनल सेटअप लगा सकते हैं, लेकिन स्टेट सरकार किसी रिलीजन को स्पेशली फंड नहीं करेगी कि वो क्या करे, किसी धर्म को पढ़ाए। जैसे संस्कृत पाठशाला एक संस्कृत सब्जेक्ट की बात हो गई, राइट। लेकिन आप देखते हैं जो पीठ वगैरह होती है तो वो मंदिरों के थ्रू फंडेड होती है, जहाँ पे हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है, मदरसे मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ाते हैं। अगर धार्मिक चीज़ें हैं जहाँ पे धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है तो याद रखिएगा उसमें क्या है, स्टेट को फंड नहीं देना है, सरकार उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे सकती। यहाँ पे लिखा है इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। मतलब अगर आपको अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए पढ़ाना है तो उसमें सरकार पैसा नहीं देगी, क्योंकि हमारे यहाँ सेकुलर है कंट्री, तो हमारे यहाँ सरकार किसी चीज को फंड नहीं कर सकती, ठीक है। नथिंग इन शैल अप्लाई, ठीक है। फिर लेकिन इसमें देखिए याद रखिए इस क्लॉज में कहां पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा, तो आप कहेंगे शैल अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट which is administered by state but has been established under any endowment or the trust which requires that religious instruction shall be impaired into the institution। लेकिन इसमें कुछ केसेस में यहाँ पे रिलैक्स मिलता है कि भाई फंड ने, स्टेट ने, एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है, स्टेट गवर्नमेंट देख रही है, लेकिन एस्टैब्लिश किसी ट्रस्ट के थ्रू किया गया है। इस केस में यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो देखिए हर जगह पे ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कहाँ पे अप्लीकेबल, जो एक लाइन पढ़ लेते हैं उतना ही एनफ नहीं होता। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये सारे चीजें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आर्टिकल जानना है कि आर्टिकल 28 भाई ये कहता है कि आप अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशन का सेटअप कर सकते हैं, बस उसको सरकार फंड नहीं करेगी। आप अपना फंड लगाइए, अपनी कम्युनिटी का फंड लगाइए, स्कूल खोलिए, लोगों को अपने धर्म के बारे में नॉलेज दीजिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए तो आपने देखा आर्टिकल 28 तक आपको रिलीजियस फ्रीडम दी गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजन को भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए लॉ बनाया है, क्योंकि जहाँ पे जिस कंट्री में रिलीजियस सेंटिमेंट्स इतने हाई हैं वहाँ पे रिलीजन के रिगार्डिंग भी कुछ लॉज होने चाहिए कि आप उसको कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे, किस तरह से आप उसमें क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो ये सारे आर्टिकल्स यहाँ पे थे। आते हैं, इसे बेसिकली कहा जाता है एक तरह से माइनॉरिटीज के लिए ये आर्टिकल्स, मतलब माइनॉरिटीज के लिए स्पेशली बनाए गए। इंडिया में अगर पूछा जाए माइनॉरिटीज क्या है, तो हिंदू धर्म को छोड़ के लगभग में सभी धर्म इंडिया में क्या आते हैं, माइनॉरिटीज के टर्म में आते हैं। ओके, हिंदू धर्म को छोड़ के लगभग में सभी रिलीजन्स को क्या माना जाता है, माइनॉरिटीज माना जाता है। हाँ, हो सकता है कि उन माइनॉरिटीज में किसी एक रिलीजन का प्रोपोर्शनल बहुत ज्यादा बड़ा, उनकी जनसंख्या ज्यादा हो, और अदर रिलीजन की जनसंख्या क्या हो, थोड़ी कम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो माइनॉरिटीज में काउंट होते हैं। अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज में बेसिकली कहा जाता है अल्पसंख्यक, जो संख्या में कम हो उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है, ठीक है। तो उस तरह से उनको देखा जाता है। तो देखते हैं आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29, तो पूछा जाए कभी कि माइनॉरिटीज के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 29 आता है। तो कहता है कि माइनॉरिटीज, अब ये क्लियर हुआ कि जहां पे जो मेजॉरिटी है विलिंगली और अनविलिंगली, चाहते या ना चाहते हुए भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो माइनॉरिटीज है उनके साथ थोड़ा बुरा हो जाए, कुछ फेयर ना हो। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने इन चीज़ों पे ध्यान रखा कि माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न किए जाएं ताकि कभी मेजॉरिटी के थ्रू वो डोमिनेट ना किए जाएं, और ये ज़रूरी है और इसको ध्यान में रखा गया। तो क्या है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर इज शोन हैव द राइट टू कंजर्व
द सेम। भाई ऐसी कोई भी माइनॉरिटी जो इंडिया में रहती है और उनकी कोई अपनी पर्टिकुलर कल्चर है, लैंग्वेज है, किसी अलग स्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो उनको उसको प्रिजर्व करने का राइट है। आपने देखा होगा, मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, उसमें कई सारी लैंग्वेज जो मेंशन की गई हैं वो कहीं ना कहीं ट्राइब्स लैंग्वेज है। तो जब किसी लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसका मतलब गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है, उस कल्चर को, उस लैंग्वेज को। इसका मतलब यहाँ पे भी राइट है कि आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो, माइनॉरिटी में हो सकता है वो कुछ 10 किलोमीटर के एरिया में बोली जाती है, 20 किलोमीटर में आपके अपनी स्क्रिप्ट है, कल्चर है, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो आपको अपनी कल्चर को, अपने हेरिटेज को, स्क्रिप्ट्स को प्रोटेक्ट करने का फुली राइट है, इवन दो यू आर इन द माइनॉरिटी। ओके। No student shall be denied admission into any educational institution maintained by state or receiving out of state fund on the ground of any religion। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं या सरकार से उसको फंड मिलता है, गवर्नमेंट एडेड है, वहां पे आप किसी भी पर्सन को एडमिशन देने से इस बेस पे मना नहीं कर सकते कि वो माइनॉरिटी से आता है, तो कि तुम्हारा रिलीजन अलग है, रेस अलग है, तुम्हारी लैंग्वेज अलग है, किसी भी बिहाफ पे आप उस पर्सन को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। दूसरा, आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। भाई माइनॉरिटीज को बोला गया कि अगर आपको अपने कल्चर को प्रमोट करना है, अपने रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, राइटिंग के बारे में आपको बताना है, तो आप एक इंस्टीट्यूट सेटअप कीजिए और उसको प्रमोट कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए अलग अलग जगह ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं, इसको आपको पूरा राइट है, इसके लिए आपको कोई रोकेगा नहीं। तो यहाँ से माइनॉरिटीज को काफ़ी अच्छा फायदा मिलता है। तो इस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर देयर चॉइस, अपने चॉइसेस, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने माइनॉरिटीज अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का सेटअप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा आर्टिकल माइनॉरिटीज के कल्चर और एजुकेशनल नाम ही है, उसी के बारे में बात कर रहा है कि जो उनकी संस्कृति है, सभ्यता है और उनकी जो शिक्षा है उसको वो प्रमोट कर सकते हैं। और इस पे इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चलते भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा गया कि माइनॉरिटीज के लिए कौन सा आर्टिकल है या कल्चरल एजुकेशनल राइट्स किसकी बात करता है, तो आर्टिकल नंबर 29 और 30। 29 क्या कहता है, ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी है कि भाई वो अपनी चीजों को क्या कर सकते हैं सर, बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। और 30 कहता है कि वो उसको प्रमोट भी कर सकते हैं, केवल बचा के नहीं रखना है, उसको प्रमोट करने का भी राइट उनको दिया जाता है। The state shall not, in granting aid to the educational institute, discriminate against any educational institution on the ground of that is under the management in a minority, whether based on the religion or language। भाई जब स्टेट अगर किसी भी चीज को ग्रांट दे रहा है, shall not in granting aid to the educational institute discrimination against any education institution on the ground that is under the management of minority। कि भाई माइनॉरिटीज के अंदर अगर कोई इंस्टीट्यूशन है और पहले तो स्टेट को इसमें फंड देना नहीं है, अगर उसको ग्रांट दे रहा है तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे। तो खैर वही बात होगी, कहने का मतलब आपको ये पहला पार्ट याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, और ये यहाँ पे पार्ट। और इसी के साथ आपके आर्टिकल्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल यहाँ फिनिश होते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर किसकी बात कर रहे हैं, तो एक ही तो आर्टिकल बचा है। आर्टिकल चलते हैं 32 की बात करते हैं। हमने 12 से 32 के बारे में बात की थी कि यहाँ तक पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 32 के बारे में बात करेंगे और इसी के अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। वो क्या है बताते हैं। भाई आर्टिकल 32 को कहा जाता है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये किसने कहा था सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि भाई ये संविधान की आत्मा है। तो ऐसा क्या है भाई, देखिए आर्टिकल 32 कहता है कि मान लीजिए भाई आपके पास, आपने कोई सरकारी काम करवाया तो आपको एक स्लिप मिलती है और कुछ गड़बड़ हो तो आप वो रसीद दिखा के काम कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट मिला और फंडामेंटल राइट को अगर कोई वायलेट करे तो आप कहाँ जाओगे? तो आर्टिकल 32 कहता है यार कि आप ना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने आप में फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्टर माने जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये कि सर क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? जी हाँ, आपको कोई कंपलसरी नहीं कि हाई कोर्ट जाना ही जाना है, लेकिन आप जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, ये याद रखिएगा।
कि जब आप सुप्रीम कोर्ट किसी फंडामेंटल राइट के वायलेशन को लेके जाते हैं तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि क्यों ये मैटर आपने हाई कोर्ट में नहीं दिखाया। तो ये तो चलिए कोई बात नहीं। आर्टिकल ये रेमेडीज है, ये क्या है अपने आप में, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्म बाय पार्ट 1, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटीड है, अगर उसको कोई वायलेट करता है तो पब्लिक कहाँ जाएगी, तो पब्लिक जाएगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास। और ये आर्टिकल 32 अपने आप में फंडामेंटल राइट है। सबसे अच्छी बात यह है कि आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट भी है और सभी फंडामेंटल राइट्स की रेमेडीज है। इसका मतलब आप इसी को वायलेट नहीं कर सकते, आप किसी को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने से मना नहीं कर सकते अगर उसका वायलेशन हुआ है। तो ये बड़ी ही खास बात है, इसलिए इसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, संविधान की आत्मा मानी जाती है। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू द डायरेक्शन एंड ऑर्डर रिट्स। रिट्स के बारे में अभी हम इसी के बाद पढ़ने वाले हैं। इंक्लूडिंग रिट्स द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, ये उन रिट्स के नाम है। तो सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पावर्स दी गई, उसमें आते हैं ये 5 रिट्स। एक है हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिटेशन, कोवेरेंटो एंड सेरेटियोरी। ये पांचों की पांचों जो भी रिट्स हैं ये लैटिन वर्ड में लिखे गए हैं, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। Whichever may be appropriate for the enforcement of any right, तो किस तरह के राइट का वायलेशन हुआ है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसके हिसाब से ये अलग अलग रिट्स दी जाती हैं। पांचों में से जो भी रिट सुप्रीम कोर्ट को सही लगेगी वो रिट सुप्रीम कोर्ट इशू करती है आपके फंडामेंटल राइट्स को सेव करने के लिए। विदाउट प्रीजुसाइड टू द पावर्स कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉजेस, ओके। तो हम बात करें, दिस राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई इस राइट को आप सस्पेंड भी नहीं कर सकते, ये बड़ी अच्छी बात है। तो अब सवाल ये है कि आर्टिकल नंबर 32 के बारे में आपका ऐसे पूछा जाता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस आर्टिकल में आते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आर्टिकल नंबर 32 में आता है सर जी, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम क्या पढ़ने वाले, आर्टिकल्स यहाँ पे लगभग में फिनिश होते हैं। इतने आर्टिकल आपके लिए बहुत है, आपने आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 के बारे में जान लिया। ये जान लिया कि उसको थोड़ा सा मैंने डिटेल में भी बताया, हालांकि उतनी डिटेलिंग नहीं है, आप बस याद रखें कि इसका मतलब क्या होता है तो एनफ है। आपको सीयूटी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करके नहीं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि अच्छा ये है तो आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 17 क्या है, आर्टिकल 18 क्या है, ओके ठीक है। राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल में आता है, 19 आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है, कितने तरह की फ्रीडम प्रोवाइड करता है। राइट टू एजुकेशन किस में आता है, तो आर्टिकल 21A में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे डायरेक्टली पूछी जाएंगी, तो आप इसको कट टू कट याद रखिएगा। इसके कुछ मैं एमसीक्यूज भी कराऊंगा अपकमिंग क्लासेस में, जब हम थोड़ा सा पॉलिटी को और पढ़ लेंगे, थोड़ा सा प्रियम्बल पढ़ लेंगे, थोड़े से उसके हम पढ़ लेंगे पार्ट्स के बारे में, हम अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो जब अमेंडमेंट्स और पार्ट्स को पढ़ लेंगे तो आपके लिए इजी होगा, फिर हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। फिलहाल आते हैं रिट्स पे, क्योंकि रिट्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में, आपके सीयूटी में भी एग्जाम्स में ये आते हैं कि ये रिट्स क्या है। तो पांचों रिट्स को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये 5 रिट्स अपने आप में 5 पावर है सुप्रीम कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट यूज करते हैं या हाई कोर्ट्स यूज करते हैं, कि किस केस में यूज करते हैं, जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। ये पांचों टर्म्स अपने आप में लिखे गए हैं लैटिन में। तो देखते हैं पहले क्या है। तो यहाँ पे लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू ऑर्डर और राइट और रिट एज ए मेंशन इन द बॉक्स गिवन। देखिए रिट का मतलब अपने आप में होता है रेमेडी, कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका उपचार क्या है। तो ये रिट्स ही अपने आप में रेमेडीज हैं, किसी भी प्रॉब्लम का उपचार है भाई, किसी भी समस्या का ये क्या होता है, अपने आप में उपचार होता है सर जी। तो सर क्या है समझते हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस। ये रिट क्या होती है, कब इशू की जाती है, तो देखिए, it is an order by the court to the state to produce the person physically before it justify the confinement and release of the person। मान लीजिए कि किसी स्टेट ने, मतलब स्टेट की अथॉरिटी ने किसी पर्सन को डिटेन करके रखा है, जेल में डाल के रखा है, और आपने पाया कि नहीं ये अनलॉफुल है, ये क्या है, अनलॉफुल है, ये इस तरह से डिटेन नहीं किया जा सकता। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आप कहेंगे भाई कि जो हमारा पर्सन है उसको गलत तरीके से क्या किया गया है, गलत तरीके से अपने अंडर रखा गया है। तो अगर अपने अंडर गलत तरीके से रखा गया है तो
क्या किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उसको जांच करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सच में इस पर्सन को अनलॉफुली डिटेन किया गया, अगर उसको अनलॉफुली मतलब गैर कानूनी तरीके से, कैसे गैर कानूनी तरीके से अगर उसको रखा गया है तो उसको तुरंत रिलीज किया जाएगा। अनलॉफुली गैर कानूनी तरीके से अगर किसी पर्सन को जेल में रखा गया है तो उसे क्या करना पड़ेगा, जेल में रखा गया है तो रिहा करना पड़ेगा। तो यहां से पता चलता है कि इस रिट का यूज कैसे करते हैं कि अगर पाया किसी ने, जैसे बिहार के एक केस में ऐसा हुआ था कि उस पर्सन को जो क्राइम किया था उसकी सजा मिलने के बाद एक्स्ट्रा 14 साल जेल में रखा गया, एक्स्ट्रा 14 ईयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट का यूज किया हैबियस कॉर्पस का कि भाई उसको तत्काल प्रभाव से रिलीज किया जाए, फिर उसको कंपनसेशन भी दिया गया। ठीक है, हालांकि कंपनसेशन से जिंदगी तो नहीं सुधरती, लेकिन अब है कानून में जो है वो है, तो ठीक है। तो ये एक तरह का रिलीज ऑर्डर होता है। ये क्या होता है, एक तरह का रिलीज ऑर्डर है फॉर अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली, हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली, जिसको भाई किसी भी कारण से आपने क्या किया है, किसी भी कारण से उसको आपने जेल में रखा है, तो हु हैज डिटेन्ड अनलॉफुली उसको कोर्ट के ऑर्डर पे तत्काल प्रभाव से रिलीज करना पड़ेगा, अगर कोर्ट ने पाया कि ये जिस बिहाफ पे आपने उसको रखा है वो गैर कानूनी है, कहीं से भी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे की बात करते हैं, मैंडमस। मैंडमस का मतलब क्या है, इट इज अ कमांड और एन ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू अ सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल और अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। इसका मतलब मैं समझा देता हूं आपको कि ये क्या होता है, आप समझ जाएंगे इसको आसानी से। भाई देखिए क्या है कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आपकी गलत काम पे आपको डांट सुननी पड़ती है ना, डांट सुननी पड़ती होगी कि भाई चलो इस काम को फिर सही से करो। तो सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर होती है, या किसी भी कोई भी सुपीरियर कोर्ट, अगर उसका कोई लोअर कोर्ट कोई गलत काम कर रहा है, अगर पाया गया कि वो गलत काम कर रहा है या अनलॉफुली है, तो यहाँ पे लिखा है सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी इन द केस इट इज नॉट डूइंग इट। अगर वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं तो ऊपर से कमांड आएगा कि भाई मान लीजिए इट्स नॉट ओनली द लोअर कोर्ट, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, मान लीजिए कोई सरकारी कार्यालय है, ठीक है, और उसने कहा, जैसे कि एक केस था गुजरात में, गुजरात फाइनेंस वर्सेस लोटस, उसमें क्या हुआ कि गुजरात फाइनेंस की उस कंपनी ने बोला था कि एक कंफर्म अमाउंट उसको दिया जाएगा, और बाद में उन्होंने देने से मना किया, फंड रिलीज नहीं किया गया, तो कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने बोला कि भाई ये पब्लिक अथॉरिटी पब्लिक कम्युनिटी का मैटर है और आपने जब फंड रिलीज करने को बोला तो क्यों नहीं किया, तो हम कमांड करते हैं कि आप फंड रिलीज करें। समझ में आई? तो ये केवल नॉट सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स को, कोई भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर की चीजें हैं वहां पे ये मैंडमस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट कमांड करती है कि नहीं यू हैव टू गिव, क्योंकि आपने तो वी कमांडेड, इसका मतलब ही होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं, ये एक तरह का क्या होता है, ऑर्डर होता है। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आते हैं तीसरे पे, प्रोहिबिटेशन क्या है भाई? प्रोहिबिटेशन, इट इज एन ऑर्डर टू इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू प्रोहिबिट अ सबऑर्डिनेट कोर्ट अ ट्रिब्यूनल फॉर प्रोसीडिंग अ केस व्हिच इज बियॉन्ड इट्स ज्यूरिडिक्शन। भाई ये एक ऐसी बात है कि मान लीजिए कोई केस आता है, कोई क्राइम है या कोई पर्टिकुलर केस है, और लोअर हर एक कोर्ट की एक रेंज होती है कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो किस रेंज तक का केस देख सकता है और उतने ही रेंज तक का जुर्माना वगैरह लगा सकता है, सजा दे सकता है। उससे बड़ी कोर्ट है तो कितने रुपीस का जुर्माना लगाएगी और क्या रेंज देगी। तो अगर कोई भी लोअर कोर्ट, कोई लोअर कोर्ट ऐसा केस लड़ रही है, ऐसा केस वहां पे चल रहा है जो कि उसके जुरिडिक्शन एरिया में नहीं आता, याद रखिएगा क्या होता है, जो उसके जुरिडिक्शन एरिया में नहीं आता, जो उसके न्याय शक्ति के अंदर नहीं आता, जो उसके न्याय शक्ति की सीमा है उसके बाहर का हो, उसके बाहर का हो, और कोर्ट किसी भी अपर कोर्ट को पता लगा तो वो ऑर्डर देगी, प्रोहिबिटेशन की रिट जारी करेगी कि भाई रोकिए, ये आपके न्यायपालिका आपकी जो क्राइटेरिया है उसके अंदर आता है नहीं, तो ये केस आपके अंदर कैसे चल रहा है, इट शुड बी ट्रांसफर टू द एनी अनदर कोर्ट जो जिसके जुरिडिक्शन क्राइटेरिया में ये आता है।
तो प्रोहिबिटेशन में किसी भी ऐसा केस जो चल रहा हो और वो उस कोर्ट के जुडिशियल क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता है तो प्रोहिबिटेशन की रिट जारी की जाती है। ये सारी रिट्स बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में पूछी ही जाती है। ओके, चलिए भाई कोवारंटो की बात की जाए कि कोवारंटो क्या होता है। तो यहां पे लिखा है दिस इज रिट इज इशूड टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन अ पब्लिक ऑफिस विच ही और शी इज नॉट इंटाइटल्ड। इसका मतलब ये है कि भाई अगर कोई ऐसा पर्सन कुछ ऐसे आदेश देता है जो उसके मतलब वो उस पोजीशन पे नहीं है और उस पोजीशन का काम करने की कोशिश कर रहा है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई और ऑफिशियल है, वो इस तरह के ऑर्डर्स दे रहा है, ऐसे काम कर रहा है जो उसका क्राइटेरिया ही नहीं है, वो उसके लिए अलाउड ही नहीं है, तो कोवारंटो रिट जारी होगी जिसमें पहले कोर्ट उसको रिस्ट्रेन करेगी उस पर्सन को कि उस पोजीशन का वो इस्तेमाल ना करे, कि भाई तुम उस पोजीशन पे हो नहीं तो उस पोजीशन का इस्तेमाल ना करो। दूसरा, तुम जवाब दो कि भाई तुम जवाब दो कि तुमने इस फोर्स का यूज कैसे किया, जब तुम इसके लिए अलाउड ही नहीं हो तो तुमने इसका यूज कैसे किया। तो ये किस में आता है, कोवारंटो में। और लास्ट आती है सेरेटियोरी। ये क्या है, द टर्म सेरेटियोरी मीन्स टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। इट इज एन ऑर्डर टू लोअर कोर्ट फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर अ मैटर टू इट्स एनी अदर कोर्ट टू डिसाइडिंग द मैटर। इसमें ऐसा होता है कि भाई कभी कभी लगता है कि सुपीरियर कोर्ट को कि लोअर कोर्ट से ये काम नहीं हो पा रहा है, ये मैनेज नहीं हो पा रहा है, इस केस में वो उसको ऑर्डर देती है कि भाई एक काम करो, तुम इसको ना हमारे पास ट्रांसफ़र कर दो, इसको क्या करो हमारे पास ट्रांसफ़र कर दो इसको, और हम देखेंगे कि इसमें क्या करना है, इसको किस तरह से हम मैनेज करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। क्लियर लिखा है द टर्म सर्टियोरी मीन्स टू बी इन्फॉर्म व्हाट्स गोइंग ऑन, कि चलो हमें बताओ कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है भाई, यहाँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो भाई कोई भी कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि कोई केस बड़े दिन से पेंडिंग है, सॉल्व ही नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, और अब वो मामला बड़ा गर्म हो गया है पब्लिक की मार्केट में, भाई कोर्ट भी इसके बारे में सुनती है, फिर मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को बोलेगे कि अरे यार अब जस्ट पहले तो बताओ व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर ये चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही हैं तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कहीं पे ट्रांसफर करेंगे, किसी और कोर्ट को देंगे जिससे कि इसको मैटर को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो ट्रांसफर द मैटर टू इट्स और टू एनी कोर्ट फॉर द डिसाइडिंग द मैटर। ठीक है, इसी के साथ साथ एक तरह का जुडिशियल रिव्यू भी इंडिया में, इंडिया के कोर्ट में एक क्या चलता है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है सर, जुडिशियल रिव्यू की अगर आप बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि सुपीरियर कोर्ट कभी कभी क्या होता है कि लोअर कोर्ट के कुछ फैसले मान लो कि सुप्रीम कोर्ट को लगा या हाई कोर्ट को लगा कि यार इसका जुडिक्शन सही नहीं है, तो वो क्या करते हैं उस केस की फाइलें अपने पास मंगा लेते हैं और वो जुडिशियल रिव्यू करते हैं कि देखते हैं कि उनका जजमेंट सही है कि नहीं है। अगर उन्होंने पाया कि ये जजमेंट का जो क्राइटेरिया है ये वैलिड नहीं है या सही नहीं है तो क्या करते हैं उस स्टेटमेंट को या उस चीज़ को वो कैंसिल कर देते हैं, फिर वो जजमेंट नहीं माना जाता, नल हो जाता है और उसकी जगह नया जुडिक्शन दिया जाता है। तो इंडिया में सबसे बहुत अच्छी बात मैं मानता हूँ कि जुडिशियल रिव्यू जैसा भी कुछ है कि भाई अपने किसी लोअर कोर्ट के जजमेंट को हायर कोर्ट रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा पाया गया है कि लोअर कोर्ट्स में दिए गए जो जजमेंट्स हैं वो उतने सही नहीं रहे हैं, या किसी भी राजनीतिक प्रेशर से या सही से सबूत ना होने की रीजन से उनको क्या किया गया है, उनको मतलब इन्हीं तरह से मॉडिफाई कर दिया गया है। उसके रीजन से क्या होता है कि इससे गलत इंप्रेशन जाता है। तो हमारी हायर कोर्ट्स इसमें हालांकि इनके ऊपर बहुत लोड होता है लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं उसको अपने पास मंगाते हैं, उसको रिव्यू करते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि जो करेक्ट डिसीजंस है फिर उस करेक्ट डिसीजन को वो देते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू होना इंडिया में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्या होता है फंडामेंटल राइट्स फिनिश। आपने क्या पढ़ा, रिट्स भी पढ़ लिए कि भाई ये जो रिट्स हैं इसको भी पढ़ लिया, इसी और आपने क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया फंडामेंटल राइट्स। तो रिट्स और फंडामेंटल राइट्स आपके यहाँ पे फिनिश होते हैं और इसी के साथ आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। और आपने समझ लीजिए कि
बहुत ही अच्छी चीज को कवर किया है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और रेट से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको अच्छे से आंसर कर देना है, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में कुछ एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।